Hello everyone, my name is Priyanka. Today we will discuss IOQJS mock questions of control coordination and reproduction. So our first question is, nervous system is different from endocrine because it shows, first option is point to point effect, widely spread effect, slow speed service or fast speed of service. पॉइंट टू पॉइंट इफेक्ट का मतलब होगा न्यूरॉन टू न्यूरॉन. नर्वस सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन, तो न्यूरॉन जो ट्रैवल करता है वो नर्व इम्पल्स जो ट्रैवल करती है वो न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रैवल करती है. ऑन द अदर हैंड एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स जो होते हैं ब्लड के साथ फ्लो करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड इज वाइडली स्प्रेड इफेक्ट, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड के लिए बोला जा रहा है, नर्व इम्पल्स के लिए नहीं. ठीक है. थर्ड इज स्लो स्पीड ऑफ सर्विस. अगर हम फोर्थ ऑप्शन पे जाएं दैट इज फास्ट स्पीड ऑफ सर्विस. जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जो न्यूरॉन होता है उसकी स्पीड एक्सीड कर जाती है 100 मीटर पर सेकेंड को एक्सीड कर जाती है. सो ऑफ कोर्स इट इज फास्ट स्पीड ऑफ सर्विस. ठीक है, तो चारों ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो ऑप्शन ए पॉइंट टू पॉइंट इफेक्ट एंड फास्ट स्पीड ऑफ सर्विस इज correct options. ठीक है, so our correct option is A and D. This one is correct. ठीक है, next question is, which of the following is the feature on the basis of which any chemical cannot consider as growth inhibitor? मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन चारों फीचर्स में से कौन सा फीचर ऐसा है जिसके बेसिस पे कोई भी केमिकल जो होता है ग्रोथ इनहिबिटर नहीं कंसिडर किया जाता. ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस टू वुंड एंड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन, दैट इज अगर किसी भी वुंड से और एबायोटिक या बायोटिक ओरिजिन की वजह से ग्रोथ इनहिबिट होती है, यस ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है. ठीक है, अगर जैसे हम एग्जांपल लें टेम्परेचर का, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एपिकल और जो एपेक्स वाला पार्ट होता है वो ग्रो नहीं कर पाता, तो एबायोटिक और बायोटिक ओरिजिन की वजह से ग्रोथ इनहिबिट होती है. सेकेंड ऑप्शन इज डॉर्मेंसी प्रमोशन. डॉर्मेंसी अपने आप में एक इनहिबिटर है, मतलब उसमें मेटाबॉलिक ग्रोथ और प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती. ठीक है, एब्सिशन इज अगेन अ ग्रोथ इनहिबिटर, वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है और प्लांट के पार्ट्स की ग्रोथ नहीं होने देता. ठीक है, लास्ट ऑप्शन इज डिले इन सेनेसेंस. सेनेसेंस दैट इज एजिंग. अगर एजिंग में ही डिले हो रहा है, दैट इज सेल्स अभी भी डिवाइड कर रहे हैं, वो अपने ग्रोथ फेज में है, तो दिस ऑप्शन इज नॉट कंसिडर और दिस फीचर डज नॉट कंसिडर एज द ग्रोथ इनहिबिटर. ठीक है, तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है दैट इज डिले इन सेनेसेंस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट. दैट इज इन फोर ऑप्शंस में से, फोर फीचर में से डिले इन सेनेसेंस जो होगा उसके बेसिस पे कोई भी केमिकल ग्रोथ इनहिबिटर कंसिडर नहीं किया जाता. ओके, लेट्स स्विच टू द थर्ड क्वेश्चन. हाउ मेनी हॉर्मोन्स इन द लिस्ट गिवन बिलो इंटरैक्ट विद इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स एंड मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन. यहाँ पर ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स गिवन है, इसमें से कौन से हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो इंट्रासेल्युलर इंटरैक्ट करते हैं, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से इंटरैक्ट करते हैं, दैट इज वो टारगेट सेल्स के अंदर एंटर हो जाते हैं और वहाँ पे प्रेजेंट इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से इंटरैक्ट करते हैं और जीन रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं. तो इनमें से कौन से हार्मोन ऐसे हैं? ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को पास करने के लिए और सेल में एंटर करने के लिए उन्हें लिपिड सोल्यूबल होना ज़रूरी है और प्रोटीन सोल्यूबल होना ज़रूरी है. तो इन हार्मोन्स में से थायराइड हार्मोन इज protein soluble otherwise, and the next is cortisol, progesterone, estrogen, testosterone and aldosterone. These are steroid hormones which are lipid soluble. ये हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन की बनी हुई होती है. ठीक है, थायराइड हार्मोन जो होता है प्रोटीन सोल्यूबल होता है. On the other hand, cortisol, aldosterone, testosterone, estrogen and progesterone, these are लिपिड सॉल्यूबल. तो ये इजीली सेल को एंटर कर जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन से ये सेल मेम्ब्रेन को पास करके ये सेल में एंटर कर जाते हैं और इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और जीन एक्सप्रेशन में को रेगुलेट करते हैं. सो इफ वी काउंट हाउ मेनी hormones are there, 1 2 3 4
and 6. There are those, third B option is correct, that is 6 is how many hormones are there? There are 6 hormones which interact with the intercellular receptors and mostly regulate gene expression. Okay. Next is, which one is incorrect statement? We have to find the incorrect statement. Hypothalamus regulate a wide spectrum of body functions. Yes, hypothalamus regulate the wide spectrum because hypothalamus किसको स्टिमुलेट करता है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड फर्दर हार्मोन्स को सिक्रीट करता है और ये सारे हार्मोन्स बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी के फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं. तो हाइपोथैलेमस को इसीलिए ही हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं. ठीक है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट. पिट्यूटरी, पीनियल, टेस्टिस, हार्ट एंड किडनी आर ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी. इफ वी focus on this, pituitary, pineal and testes, these are glands because they secrete hormones. ठीक है, but on the other hand heart and kidney are not, heart and kidney these are not gland, they are organs. ये organs है, ये कोई hormone secrete नहीं करते हैं. तो this option is incorrect. C और D भी एक बार चेक कर लेते हैं. Hormones are non-nutrient chemicals and intracellular messengers. Yes, this is correct. इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स होते हैं, ये मैसेजेस कैरी करते हैं, सेल्स को मैसेजेस प्रोवाइड कराते हैं और उसी अकॉर्डिंग हार्मोन्स रिलीज करते हैं. मतलब हार्मोन्स सेल को इंटरेक्ट करके और सेल्स को फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं. ठीक है. LH helps in maintenance of corpus luteum after ovulation. This is correct. So the incorrect option is B, that is pineal, pituitary, pineal and testes. These are glands, but heart and kidney are not gland. Okay. Parathormone causes. Parathormone is secreted by the gland called parathyroid gland. Parathormone causes hypercalcemia, hyperglycemia, hyperkalemia or hypercalcemia as well as hyperglycemia. Hypercalcemia, that is increase of calcium level. ठीक है. पैराथायराइड हार्मोन हाइपरकैल्सीमिया कॉज करते हैं. किस तरीके से कॉज करते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड के ओवर एक्टिव की वजह से. ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड का ओवर एक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है. पैराथायराइड हार्मोन इन फर्दर क्या करता है? कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है इन ब्लड. ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंक्रीजिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल. अब वो इंक्रीज कैसे करेगा? वो बोन से एब्जॉर्ब करेगा कैल्शियम और इस तरीके से वो ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा. सो हाइपर मीन्स हाई, हाइपर मीन्स हाई कैल्शियम लेवल. Hyperglycemia, that is high level of sugar. High level of sugar. Sugar के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. दे बोथ वर्क साइमल्टेनियसली और वो शुगर का बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखते हैं इन ब्लड. ठीक है, तो पैराथॉर्मोन का शुगर से कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है. हाइपरकैलेमिया, दैट इज हाई सिक्रीशन और हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इन ब्लड. ठीक है, ये किस वजह से होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर. दिस हैपन्स ड्यू टू किडनी फेलियर. किडनी फेलियर, दैट इज न्यूरॉन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. ठीक है, तो न्यूरॉन्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं तो पोटेशियम का जो बैलेंस होगा, जो कंसंट्रेशन होगा वो मेंटेन नहीं रहेगा. ठीक है, और इसी वजह से पोटेशियम का जो कंसंट्रेशन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा इन ब्लड एंड दिस disease called hyperkalemia will occur. But we are talking about, the question is asking about the parathormone hormone. Parathormone which is secreted by parathyroid gland, और parathyroid gland secrete करता है पैराथॉर्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड. कैल्शियम से जो रिलेटेड ऑप्शन है वो है हाइपरकैल्सीमिया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. पैराथॉर्मोन जो डिजीज कॉज करेगा वो होगी हाइपरकैल्सीमिया. हाइपरग्लाइसीमिया का कोई रोल नहीं है. हाइपरकैलेमिया भी
का कोई रिलेशन नहीं है ऑफ पैराथॉर्मोन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. Buchanan disease of rice seedlings was caused by Xibrella fusiculae, which is Xibrella fusiculae is basically a fungi. So the correct option is D. Okay, let's switch to the next question. Cellular reaction like regulation of glucose concentration are faster and more accurate because जो cellular reaction होती है that is regulation of glucose concentration. Glucose concentration का जो रेगुलेशन होता है दैट इज मेंटेनिंग ग्लूकोज कंसंट्रेशन, उसके लिए दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है और ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है. तो दे बोथ वर्क साइमल्टेनियसली, एक इंक्रीज कर रहा है तो एक डिक्रीज कर, ताकि एक्सेस अमाउंट में शुगर ना हो जाए और डिफिशियंसी भी ना हो जाए ऑफ शुगर इन ब्लड. तो दोनों की जो वर्क होता है वो एंटागोनास्टिक होते हैं. दे बोथ आर एंटागोनास्टिक. ठीक है. इट इज रेगुलेटेड बाय द रेशियो ऑफ टू एंटागोनास्टिक हार्मोन्स. यस, दिस इज करेक्ट. It is regulated by absolute levels of single hormone. No, I told you single hormone is not responsible. Both insulin and glucagon are responsible for maintaining the concentration of sugar in blood. ठीक है. It is regulated by synergistic effect. What is the meaning of synergistic effect? ठीक है. synergistic effect मतलब होता है एक हार्मोन जो है दूसरे हार्मोन को स्टिमुलेट कर रहा है बाय एडिंग और बाय कंबाइनिंग और बाय मिक्सिंग इन इट. ठीक है. एक हार्मोन दूसरे हार्मोन की हेल्प से अपने आप को स्टिमुलेट कर रहा है और उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है. यहाँ पर ये कंसेप्ट नहीं होता है. इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन जो होता है दे वर्क साइमल्टेनियसली, एक इंक्रीज करता है तो एक डिक्रीज करता है. ठीक है. इट्स लाइक इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट रखना है ब्लड शुगर लेवल को, मेंटेन करके रखना है ताकि एक्सेस में भी ना हो और उसकी ब्लड शुगर लेवल की डिफिशियंसी भी ना हो. तो ऐसा नहीं है कि एक हार्मोन दैट इज इंसुलिन ग्लूकागॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है. नहीं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन एंटागोनास्टिक होते हैं, एक इंक्रीज करता है एक डिक्रीज करता है. तो दिस synergistic effect does not seen over here. ठीक है. It is regulated by the glucagon and insulin. Yes, this is correct. So the correct option is A and D. So if we see, the correct option among all these are 2. That is, there are 2 statements are correct among the 4. Okay. The nerve impulse is initiated by. Nerve impulse start कैसे होता है. ठीक है. Initiates कैसे होता है. ठीक है. Polarization of axonal membrane. Polarization का मतलब होता है that is सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, नेगेटिव, और सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है. ठीक है. Polarization, this is the polarized condition. This is known as the polarization. But if we talk about depolarization, तो अंदर वाला जो environment होता है that is सेल के अंदर. This is what? This is सेल. ये सेल है. सेल के अंदर जो नेगेटिव कंसंट्रेशन होता है वो लेस होने लग जाता है. मतलब अंदर जो कंसंट्रेशन होगा वो स्लाइटली पॉजिटिव होने लग जाएगा. किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस. ठीक है. तो डीपोलराइजेशन, जो पोलराइज्ड कंडीशन थी अब वो डीपोलराइज हो रही है. दैट इज सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स हो रहा है जिसकी वजह से नेगेटिव एटमॉस्फेयर जो होता है सेल का वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. वो लेस नेगेटिव होता जाता है, दैट इज पॉजिटिव की टुवर्ड्स होता है. ठीक है. तो repolarization, if we talk about the third option, that is repolarization of an axonal membrane. repolarization में सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से अब सोडियम आयंस का चैनल स्विच ऑफ हो जाता है और पोटेशियम आयंस का इफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. तो हाइपर पोलराइजेशन, दैट इज सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन बिल्कुल कम हो जाता है और पोटेशियम आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से पोटेशियम आयंस तो स्टॉप हो जाता है और क्लोरीन आयंस का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. तो इफ वी टॉक अबाउट द नर्व इम्पल्स इनिशिएटेड, इज this concept or this event occurs because of the depolarization of axonal membrane. Depolarization, that is अंदर का जो environment होगा वो less negative हो जाएगा. That is वहाँ पर positive चार्जेस इंक्रीज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस. ठीक है. और इसी वजह से नर्व इम्पल्स जो होती हैं वो ट्रैवल करती हैं फ्रॉम सेल टू सेल. ठीक है. और फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन. ठीक है. लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Read the following 5 statements from A to E and answer as asked next to them. Secreting acts on the exocrine pancreas and stimulates secretion of water and bicarbonate ions. Erythropoietin is produced in liver and stimulates formation of RBCs in bone marrow. If you focus or if you observe this question, erythropoietin is produced in liver. Okay? This is not correct. Erythropoietin is a hormone which is produced in kidney. Okay? So this is the correction over here. Let's move. When BP is increased, the atrial wall of heart secretes a peptide hormone, that is ANF, that causes dilation of blood vessels. Yes, this is true. Okay? Insulin acts mainly at hepatocytes and adipocytes and inhibits cellular glucose utilization and glycogenolysis in target cell. This is not correct. Insulin does not act on hepatocytes and adipocytes. Basically, insulin helps in maintaining blood sugar level. Okay? Thymus enlarges in size with age, and due to increased production of thymosin, immune responses become strong in old persons. Thymosin enlarges in size. This is not correct. Thymosin shows atrophy with age. ठीक है? Thymosin जो होता है large नहीं होता, वो small होता जाता है, वो atrophy show करता है. ठीक है? So first let's go back to the first option. Secretin acts on the exocrine pancreas and stimulates secretion of water and bicarbonate. This option is also correct. So question is that which of the above statements are not correct? हमने corrections देख लिए हैं, तो कौन कौन से statements correct नहीं है? The statements which are incorrect is B, D and E. B, D and E, that is the correct option is C. C option is saying that from the above statements, option B, D and E is incorrect or they are incorrect. So correct option is C. Given below is a sectional view of adrenal gland. Mark the option with correct information about the structures labeled A and B. The structure over A is cortex and section B over here is medulla. ठीक है? तो secretes catecholamines and secretes corticoids. A secretes catecholamines, yes, this is true, regulated by pituitary gland. This is also true. ठीक है? Given below is a sectional view of adrenal gland. Mark the option with the correct information. We have to mark the option of correct information. Secretes steroid hormones and secretes hormones of fight and flight. Beta, if we consider or if we focus over this, secretes catecholamines, this is not correct. ठीक है? Regulated by pituitary gland, this is also not correct. ठीक है? Secretes steroid hormones. Yes, this option is correct. That is, जो cortex होता है वो secrete करता है mineralocorticoids, glucocorticoids and androgens, while medulla secretes hormones of flight and flight, that is adrenaline and noradrenaline. ठीक है? Ectodermal in origin and mesodermal in origin. Cortex is not ectodermal. Cortex is mesodermal in origin. ठीक है? While medulla is ectodermal in origin. So ectodermal is cortex and mesodermal is medulla. ठीक है? जो ectodermal होता है in origin वो medulla होता है और जो mesodermal होता है in origin वो cortex होता है. So the correct match over here is C. That is, secretes steroid hormones and secretes hormones of fight and flight. The inner wall of pollen grain is thin, continuous and pactocellulosic and is called intine. Inner wall से ही हमें समझना है कि we are talking about or they are asking about intine. Inner wall intine ही होती है. ठीक है? Comes out in the form of pollen grain through germ pore. Yes, this is true. ठीक है? पोलन ग्रेन की बात करें तो अंदर वाली लेयर इंटाइन होती है और इसके ऊपर जो लेयर होती है वो एक्साइन होती है. ठीक है? विच इज हार्ड.
ठीक है, विच इज अ हार्ड कवरिंग एंड इट हैज जर्म पोर इन इट, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग्स होती है जहां से पोलन ट्यूब फॉर्म होती है, ठीक है, इज थिक एंड कंसिस्ट ऑफ स्पोरोपोलिन, ठीक है, इनर वॉल इज थिक, यस दिस इज नॉट ट्रू, बेसिकली जो आउटर लेयर होती है दैट इज एक्साइन, दिस कंसिस्ट ऑफ स्पोरोपोलिन, this consists of sporopollen, it is made up of sporopollen, the inner wall of pollen grain is thin, continuous and consist of pactocellulosic and called intine, intine कहते हैं हम, this is true, comes out in the form of pollen tube, तो जब pollen tube form होती है तो ये जो germ pore होता है ये open होता है, ठीक है, और यहाँ से pollen tube form होती है, ठीक है, so this internal or inner layer comes out in the form of pollen tube, so B option is also correct, ठीक है, तो correct option is D, that is A statement is correct and B statement is correct, so the correct option out of these four is D, both A and B are correct. Neuron are excitable cell, about this statement which explanation is or are correct? न्यूरॉन एक एक्साइटेबल सेल है, दिस इज ट्रू, तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस सही है और करेक्ट है? न्यूरॉन इज द ओनली सेल यूजेस सोडियम एंड पोटेशियम पंप्स फॉर डेरिवेशन ऑफ एनर्जी, यस, एनर्जी डिराइव करने के लिए न्यूरॉन में सोडियम एंड पोटेशियम पंप्स होते हैं, दिस इज ट्रू. न्यूरॉन इज द ओनली सेल विच कैन रिसीव एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एनर्जी लेता है, ठीक है, जैसे ही कोई स्टिमुलाई उसे मिलता है तो न्यूरॉन इज स्टार्ट फंक्शनिंग, ठीक है, वो मैसेजेस ट्रांसफर करता है, मैसेजेस कैरी करता है, ठीक है, तो ये जो एनर्जी होता है न्यूरॉन एनर्जी लेता है फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट, ठीक है. न्यूरॉन इज द सेल हैविंग सर्टन चैनल वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, वहाँ पे बहुत सारे चैनल सिस्टम होते हैं, सोडियम पंप, पोटेशियम पंप, क्लोरीन पंप, ठीक है, दीज आर द पंप्स विच वर्क्स ऑन द न्यूरॉन और ऑन द सर्फेस ऑफ न्यूरॉन, ठीक है. एक्सॉन इज द पार्ट विच कन्वे द एनर्जी एंड गेट एक्साइटेड, दिस ऑप्शन इज नॉट ट्रू, एक्सॉन वो पार्ट नहीं होता जो एनर्जी कन्वे करता है, ठीक है. इफ अगर हम स्ट्रक्चर देखें न्यूरॉन का तो दिस इज लाइक दिस, ठीक है, सो द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, ठीक है, यहाँ से दिस इज सेल बॉडी, दिस इज एक्सॉन, ठीक है, यहाँ से नर्व इम्पल्स आती है, देन नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स थ्रू एक्सॉन्स एंड देन अगेन देयर इज अनदर न्यूरॉन, तो सेल बॉडी कैरी करती है, रिसीव करती है मैसेजेस, और नर्व इम्पल्स सबसे पहले डेंड्राइट्स पे पहुंचती है, सबसे पहले कौन रिसीव करता है? डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं नर्व इम्पल्स को, देन नर्व इम्पल्स ट्रेवल अलोंग द एक्सॉन, ठीक है, देन उसके बाद सिनेप्टिक क्लेफ्ट और सिनेप्सिस से होते हुए वो नेक्स्ट न्यूरॉन पर पहुंचती है नर्व इम्पल्स, ठीक है. तो एक्सॉन इज द पार्ट विच कन्वे द एनर्जी एंड गेट एक्साइटेड, नो एक्सॉन दिस इज नॉट द पार्ट, फर्स्ट द पार्ट विच विल गेट एक्साइटेड एंड दे रिसीव एनर्जी इज द डेंड्राइट्स ऑफ सेल बॉडी, सेल बॉडी की जो डेंड्राइट्स होंगे सबसे पहले वो एनर्जी रिसीव करेंगे, सो दिस option is not, this statement is not correct, and the total number of statements which are correct over here is 3, so the option correct is C, that is there are 3 statements which are true, okay. Which of the following statements is false? कौन से statements सही नहीं है, that is incorrect. Pollen grains represent immature male gametophyte, yes pollen grains जो होते हैं वो immature male gametophyte होते हैं, कैसे होते हैं? क्योंकि pollen grains 2 cell stage पे pollinated हो जाते हैं, that is pollen grain में generative cell और vegetative cell होते हैं, ठीक है, एक generative cell होता है और दूसरा vegetative cell होता है, this we all know, ठीक है, और इसी cell stage पे वो pollination हो जाता है, 2 सेल स्टेज पे होने के बाद पॉलिनेशन होता है और फिर वो लैंड करते हैं और वहाँ पर जो जनरेटिव सेल होता है दे अगेन डिवाइड टू फॉर्म, पॉलिनेशन के बाद होता है ये वाला इवेंट जो होगा, ये पॉलिनेशन के बाद होगा जिसमें 2 मेल गैमेट फॉर्म होते हैं फ्रॉम जनरेटिव सेल, ठीक है.
तो पॉलिनेशन के टाइम पे 2 सेल स्टेज होती है, पॉलिनेशन के बाद वो 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट होता है, दैट इज जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 मेल गैमीट. सो पोलन ग्रेन इज इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, इट इज नॉट मैच्योर्ड येट. ठीक है, ये मैच्योर जब ही होता है जब वो स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है. ठीक है, इन एंजियोस्पर्म्स पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट आर पॉलिनेटेड. दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन. पार्शियली डेवलप्ड मैच्योर गैमेटोफाइट ही ट्रैवल करता है इन पॉलिनेशन, दिस इज ट्रू. जनरेटिव सेल इज स्पर्मेटोजेनस while vegetative cell is spermatogenous. The term that is the spermatogenous means to produce sperm, that is male gamete. ठीक है, and spermatogenous that is to produce pollen tube. spermatogenous term का मतलब होता है pollen tube produce करना, और spermatogenous term का मतलब होता है to produce male gamete. तो मेल गैमीट पोलन ग्रेन में फॉर्म होता है फ्रॉम द जनरेटिव सेल. जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड होते हैं टू फॉर्म 2 मेल गैमीट. ठीक है, और वेजिटेटिव सेल जो होते हैं पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं. पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से जो मेल गैमीट होते हैं वो आगे ट्रेवल होते हैं. ठीक है, स्टिग्मा, यहाँ पर पोलन ग्रेन होता है, फिर यहाँ पर पोलन ग्रेन होता है और यहाँ से पोलन ट्यूब फॉर्म होती है. ठीक है, पोलन ट्यूब फॉर्म होती है. तो जनरेटिव सेल, तो यहाँ पर जब हम पोलन ग्रेन की बात करते हैं तो जनरेटिव सेल 2 सेल स्टेज होता है. जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड होते हैं टू फॉर्म 2 मेल गैमीट्स. तो जनरेटिव सेल जो होता है वो स्पर्मेटोजेनस सेल होता है, क्योंकि वही आगे जाकर 2 मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करता है. ऑन दी अदर हैंड वेजिटेटिव सेल जो होता है वो सैपिनोजेनस सेल होता है, दैट इज वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन वेजिटेटिव सेल करेगा और मेल गैमीट का फॉर्मेशन जनरेटिव सेल करता है. तो यहाँ पर ऑपोजिट टर्म में लिखा हुआ है, दैट इज जनरेटिव सेल इज सैपिनोजेनस. नो, जनरेटिव सेल इज स्पर्मेटोजेनस एंड वेजिटेटिव सेल इज सैपिनोजेनस. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. Formation and differentiation of pollen grains is called microsporogenesis. This is true. Hay fever is a pollen energy which occurs because of pollens or dust. ठीक है, pollen grains of some plants produce severe allergy and respiratory or bronchial diseases. This is also true. Pollen grains are poor in nutrients. No, this option is incorrect. So total number of options over here which are not true is third option, that is generative cell and vegetative cell, and the 7th option, that is pollen grains are poor in nutrients. So the correct option is 3rd and 7th, that is B. ठीक है, B option is correct, which says that is statement 3 and 7th are incorrect. Which brains is called large and lesser brains respectively? Large brain is called, or we can say cerebrum, cerebellum or cerebrum, medulla and cerebellum, thalamus and hypothalamus, or cerebrum is cerebellum. Cerebrum forms, or it is found in the forebrain, which forms 80% part of the brain. Cerebrum brain का 80% part form करता है and cerebellum forms the remaining 20% part of the brain. ठीक है, so which one is the larger brain? Of course cerebrum is the large brain. ठीक है, and the lesser brain is cerebellum which forms 20% part of the brain. Cerebellum is also known as lesser brain, or you can say small brain, because it resembles the function of cerebellum in many cases. ठीक है, वो cerebrum के functions को भी resemble करता है. ठीक है, इसीलिए हम उसको लेसर ब्रेन या स्मॉलर ब्रेन भी कहते हैं. सेरेब्रम को हम लार्जर ब्रेन कहते हैं क्योंकि 80% पोर्शन फॉर्म करता है ऑफ ब्रेन, और सेरेबेलम को हम लेसर ब्रेन कहते हैं बिकॉज इट फॉर्म्स ओनली और इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 20% पार्ट ऑफ द ब्रेन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. A healthy person in his 20s got involved in injuries resulting in damage and death of few cells. Which of the following cells are least likely to be replaced by new cells? ठीक है, the question is asking about which cells are least likely to be replaced by new cells.
ठीक है, कौन से सेल्स ऐसे होंगे जो न्यू सेल से रिप्लेस हो जाएंगे, दैट इज वहां पर ऑफकोर्स डिवीजन हो रहा है, सेल्स का डिवीजन हो रहा है, दैट इज न्यू सेल्स आर रिप्लेसिंग द ओल्डर वन और द प्रिमिटिव सेल्स। ठीक है, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स they will replace the new cells because they will undergo division. ठीक है, microglial cells they will also undergo division. ठीक है, neurons does not undergo, they don't divide basically, they don't divide. जब न्यूरॉन्स डिवाइड ही नहीं हो रहे हैं तो वो प्रिमिटिव सेल्स को रिप्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, न्यूरॉन्स आर द ओनली सेल्स व्हिच डज नॉट अंडरगो डिवीजन। ठीक है, osteocytes they will also undergo division. ठीक है, तो neurons are the cells which does not undergo division, hence they won't replace the primitive cells or the previous ones. So the correct option among them is neurons. A healthy person in his 20s got involved in injuries resulting in damage and death of few cells. कुछ cells उसके damage हो चुके हैं, destruction हो चुका है उनका. Which of the following cells are least likely to be replaced by new cells? ठीक है, तो न्यूरॉन्स जो होंगे वो न्यू सेल से रिप्लेस नहीं होंगे, जो स्टार्टिंग में थे एंड तक भी वही रहेंगे, कुछ डिस्ट्रक्ट हो गए हैं तो ठीक है, जो रिमेनिंग है वही वर्क करते हैं, दे विल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, दे विल परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस. ओके, find out the correct order of vegetative propagules of plants like potato, ginger, agave, bryophyllum and water hyacinth. We have to find out their vegetative propagules. Vegetative propagules basically are the parts of plant which helps in their growth. ठीक है, which produce new plant or individual plant. ठीक है, vegetative propagules parts होते हैं plant के जो new plant का formation करते हैं. ठीक है, तो if we talk about potato, in potato there is some depressions over there. ठीक है, वहाँ पर कुछ depressions होते हैं जिन्हें हम eyes कहते हैं. ठीक है, birds होती हैं जिन्हें हम eyes कहते हैं, white color की birds होती हैं. ठीक है, जब वो डिटैच हो जाती हैं फ्रॉम द पोटैटो तो वो एक न्यू इंडिविजुअल पोटैटो प्लांट में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो कैपेबल होती हैं टू प्रोड्यूस द न्यू पोटैटो प्लांट. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट राइजोम, दैट इज इफ यू टॉक अबाउट द जिंजर इज लाइक दिस. ठीक है, इट्स लाइक द प्रोस्ट्रेट और यू कैन से देयर इज सम बैंड्स ओवर देयर, कुछ बैंड्स होते हैं. ठीक है, तो जिंजर एक प्रोस्ट्रेट अंडरग्राउंड स्टेम होता है. ठीक है, यहाँ पर जो राइजोम होता है इसे हम राइजोम कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर राइजोम, जिंजर को हम राइजोम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रूट्स और शूट्स सेम पॉइंट से इमर्ज आउट होती है. ठीक है, यहाँ पर शूट्स भी वहीं से ही इमर्ज होगी, राइज होगी और रूट्स भी वहीं से ही इमर्ज होगी, इसलिए हम राइजोम कहते हैं. ठीक है, जिंजर के वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल को हम राइजोम कहते हैं. ठीक है, agave is having bulbils. Now what is bulbils? These are the birds. ठीक है, these are basically the bird which have that capability to produce a new plant of agave. ठीक है, bryophyllum is like, bryophyllum is this, suppose this is the bryophyllum leaf. ठीक है, it is having birds at their margins. If we detach these birds, they are capable of producing new bryophyllum plant. ठीक है, तो ये न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट को प्रोड्यूस करने के कैपेबल होती है. सो दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल ऑफ ब्रायोफाइलम. एंड वाटर हाइसेंथ इज हैविंग ऑफसेट, दैट इज द हॉरिजॉन्टल, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल स्टेम. दिस इज वाटर हाइसेंथ, इट इज हैविंग रूट्स ओवर हियर. देयर इज अगेन अनदर प्लांट ऑफ वाटर हाइसेंथ एंड दिस इज द ऑफसेट. दिस इज ऑफसेट. तो जब ऑफसेट ब्रेक हो जाते हैं फ्रॉम सम रीजन्स, देन दिस पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, दे विल ग्रो और दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू वाटर हाइसिंथ प्लांट. ठीक है, तो ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होता है वाटर हाइसिंथ में. ठीक है, तो द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स ऑफ पोटैटो इज आइज, जिंजर इज राइजोम एंड ऑफ अगेव इज bulbils. Bryophyllum is having leaf birds as vegetative propagules and water hyacinth is having offset, that is the horizontal stem, which helps in forming new individual or new water hyacinth plant. So the correct option is C. Match column 1 and column
second. Megasporogenesis, that is the megaspore formation. Megaspore, that is male gametophyte, and genesis means formation. Genesis means formation. So formation of megaspore is known as megasporogenesis. So this option is correct. ठीक है, fourth option is correct. Megagametogenesis, that is megagametogenesis, that it is the gameto formation of mega, or you can say female gametophyte. ठीक है, the embryo sac formation. Embryo sac is female gametophyte. तो formation of female gametophyte, that is formation of female gametophyte, is known as megagametogenesis, or we are talking about formation of embryo sac. So this is B. Sporopollenin is the outermost, or you can say the pollen grain is having outer covering, that is exine, which is made up of sporopollenin. So sporopollenin is the consist of fatty substances. So this option is correct. Typical embryo sac is basically monosporic in development, that is जो embryo sac होता है, that is female gametophyte. Embryo sac is basically female gametophyte. Embryo sac का जो development होता है वो monosporic होता है, that is वो जब 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है तो उसमें से एक ही फंक्शनल रहता है, that is जब 4 मेगास्पोर फॉर्म होते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है, and that will form the embryo sac. ठीक है, only one will remain functional, that will form the embryo sac. So we can say other three will degenerate. They will degenerate. Okay, so typical embryo sac is basically monosporic in development, that is only single megaspore is responsible for forming female gametophyte or embryo sac. So the correct option is first one. So correct match over here is A is third, B is megagametogenesis, that is embryo sac formation, B is second. ठीक है, A का जो option है वो है fourth, that is this one. Now B option is third one. Sporopollenin, that is fatty substance, and typical embryo sac, that is first one. So the correct option is B. ठीक है, megasporogenesis, megaspore formation, that is fourth one. Megagametogenesis, that is embryo sac formation. Sporopollenin, that is fatty substances, and typical embryo sac is monosporic in development. So the B option is correct. Correct match. Which one of the following is the correct matching of the events occurring during menstrual cycle? These are the events that occurs during menstrual cycle. We have to find the correct event or correct match of event. See, ठीक है? Proliferative phase is basically rapid regeneration of myometrium and maturation of Graafian follicle. Proliferative phase में क्या होता है, जो endometrium lining shed off हो गई थी menstruation or in menstrual phase, it will start regenerate. It will start regenerating. ठीक है? Which layer? Endometrium lining of uterus, not the myometrium. So they are saying in this phase endometrium lining will regenerate. This is not true. Endometrium lining will regenerate. ठीक है, myometrium lining is the second one or the middle one, which is responsible for the muscular contraction during childbirth. ठीक है, secretory phase, that is the development of corpus luteum and increased secretion of progesterone. Secretory phase is the third phase, or we can say fourth phase after ovulation. ठीक है, which is responsible for the development of corpus luteum. After ovulation, Graafian follicles convert into corpus luteum, which will secrete progesterone, and the level of progesterone increases in the last phase. Development of corpus luteum and increased level of progesterone. This is true. ठीक है, menstruation is the breakdown of myometrium. Again, this is not true. This is the breakdown of endometrium lining of uterus. This option is not correct. Endometrium lining of uterus. Ovulation is LH and FSH attain peak level and sharp fall in the secretion of progesterone.
So during ovulation, LH is at its peak, but FSH is not at its peak. So this option is also not correct. So the correct option over here is, that is the event or the correct matching over of event occurring during menstrual cycle is the B one. This option is correct. Which one of the following hormones is correctly paired with the action? ठीक है, इनमें से कौन से हार्मोन जो हैं उनका फंक्शन के अकॉर्डिंग they are having or they are showing correct option or correct matching. ठीक है, एल्डोस्टेरॉन maintains the body's circadian rhythm. एल्डोस्टेरॉन का जो मेजर फंक्शन होता है टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, ठीक है, नॉट द circadian rhythm. This matching is not correct. Melatonin prevents the bones from losing calcium. No, melatonin is responsible for skin color because it secretes or it stimulates melanocyte stimulating cells, which is responsible for skin color. Cortisol raises the heartbeat and blood pressure. ठीक है, cortisol this function of cortisol is not correct. That is, it raises the heart rate and blood pressure. No, this is not correct. Oxytocin triggers uterine contractions during childbirth. Yes, that's why we call it as birth hormone. ठीक है, इसीलिए ही हम ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं. So the correct option is D, that is oxytocin, which triggers the uterine contractions during childbirth. Okay, so the correct option is D. What substance stimulates the human male testes to produce spermatozoa? कौन सी सब्सटेंस जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं और स्टिमुलेट करती हैं ह्यूमन मेल टेस्टिस को टू प्रोड्यूस स्पर्म्स? ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन इज द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल और विच इज फाउंड इन ह्यूमन इन फीमेल. ठीक है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड इज नॉट द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द spermatozoa or spermatogenesis. This hormone is not responsible. ठीक है, FSH, that is follicle stimulating hormone. Hypothalamus, if we see that hypothalamus is the master of master gland. ठीक है, hypothalamus which stimulate FSH and LH. ठीक है, hypothalamus is basically stimulates pituitary gland. which further secrete. Hypothalamus stimulate pituitary gland by stimulating GnRH hormone, that is gonadotropin releasing hormone, which stimulate pituitary gland, which further releases FSH and LH, and some more hormones are also there which is secreted by pituitary gland. So basically hypothalamus is the master of master gland which secretes GnRH hormone, which stimulate the pituitary gland to release further FSH and LH, which is responsible for the spermatogenesis. ठीक है, FSH is responsible for spermatogenesis as well as for maturing or for developing the mature Graafian follicle in females. So basically the hormone which is responsible for spermatogenesis is follicle stimulating hormone, hormone chorionic gonadotropin. No, this is not correct because it is released during pregnancy in female. So the correct option is C, follicle stimulating hormone. So the question is, testosterone is a steroid hormone that can be used as a performance enhancing drug. Which of the following side effects would not result from testosterone abuse? जो given statements हैं इसमें से कौन सा side effect नहीं देखने को मिलेगा हमें would not result from testosterone abuse. Testosterone abuse मतलब you are intaking the testosterone from outside. ठीक है, आप बाहर से intake कर रहे हो testosterone. तो जब हम बाहर से testosterone intake करते हैं तो बहुत सारे results और
हमें सर्कमस्टेंसेस देखने को मिलते हैं एज इट्स आउटपुट और एज इट्स रिजल्ट, ठीक है। तो उसमें से कौन सा, इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा इवेंट वुड नॉट टेक प्लेस इफ वी आर इन टेकिंग टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम आउटसाइड, जब हम बाहर से टेस्टोस्टेरोन को ले रहे हैं तो कौन सा इवेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अ रिडक्शन इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिजल्ट इन द डिसरप्शन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन। अगर आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन ले रहे हो तो रिडक्शन होगा इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टार्ट रिड्यूसिंग, उसमें रिडक्शन होगा और LH के रिडक्शन की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में इम्बैलेंसेस कॉज होंगे, ठीक है। अ रिडक्शन इन टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन लीडिंग टू इम्पोर्टेंस एंड श्रंकन टेस्टिस इन मैन, ठीक है। जब मेल बाहर से टेस्टोस्टेरोन को इनटेक करते हैं तो उनकी खुद की जो टेस्टीज होती हैं दे वोंट वर्क प्रॉपरली, ठीक है। तो वहाँ पे इम्पोर्टेंसी शो होती है, दैट इज वो स्टेराइल हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। An increase in prolactin production which can lead to lactation. Increase in prolactin production, prolactin फीमेल में देखने को मिलता है, that is during pregnancy. तो an increase in prolactin production which can lead to lactation, this won't occur. ये event नहीं होता है, ठीक है। एन इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता है विच कैन लीड टू लैक्टेशन, मतलब लैक्टेशन और प्रोलैक्टिन से उसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं होता है ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अ रिडक्शन इन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच कैन लीड टू स्टेराइलिटी, ठीक है। अगेन दिस स्टेटमेंट इज सेइंग अबाउट द B1 or that both are resembling each other, so reduction in follicle stimulating FSH which can lead to sterility, yes, FSH will reduce, and because FSH is reduced sterility will occur, that is जो मैन होंगे वो impotent हो जाएंगे, वो sterile हो जाएंगे, they won't be able to produce sperms if they are intaking testosterone from outside. So the result which won't occur in this case is an increase in prolactin production which can lead to lactation. Lactation और prolactin का कोई relationship नहीं होता है with testosterone. See, ठीक है, तो correct option is an increase in prolactin production. This event won't occur if you are intaking testosterone from outside. Let's switch to the next question. When an early embryo divides into two separate embryos, these give rise to non-identical dizygotic twins, identical monozygotic twins, non-identical monozygotic twins, and identical dizygotic twins. ठीक है? The question is saying that if embryo divides, suppose this is an embryo, this embryo divides into two separate embryos. It is having nucleus in it which is 2n in number. If this embryo divides, it will form two embryos, ठीक है, it will form two embryos. So the organism or the progeny that form after this division, they will be identical, ठीक है। zygote यहाँ पर दो जायगॉट में डिवाइड हो रहा है, उस दो जायगॉट से जब प्रोजेनी फॉर्म होगी तो वो बिल्कुल ट्विंस होगी और आइडेंटिकल होगी, ठीक है। तो दिस इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मतलब एक जायगॉट से दो जायगॉट फॉर्म हो रहे हैं और उन दो जायगॉट से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होंगे, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होंगे, दैट विल बी ट्विंस, दैट विल बी नोन एज ट्विंस एंड दे आर आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल होंगे और ट्विंस होंगे, ठीक है। तो ये इवेंट जो होगा इसमें हमें आइडेंटिकल ट्विंस देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ मोनोजाइगोटिक क्लीवेज, और यू कैन से क्योंकि वहां पे जायगॉट में एक बार क्लीवेज होने की वजह से दो जायगॉट फॉर्म हुए थे और उन दो जायगॉट से दो इंडिविजुअल फॉर्म होंगे। सो नॉन आइडेंटिकल, दिस इज नॉट करेक्ट कि वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, दिस इज नॉट करेक्ट। डायजाइगोटिक इज बेसिकली जब दो एग फ्यूज होते हैं विद द मेल गैमेट, जब यहाँ पर दो बार फ्यूजन होगा, ठीक है, विद द स्पर्म, this fused with this and this fused with, अगर दो बार फ्यूजन हो रहा है then it is known as dizygotic twins। तो जब इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं उन्हें हम dizygotic twins कहते हैं, ठीक है। बट जब एम्ब्रियो डिवाइड होता है इनटू टू एम्ब्रियो तो उसे हम मोनोजाइगोटिक टर्म देते हैं, जहां पर जो प्रोजेनी फॉर्म होगी वो आइडेंटिकल होती है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज आइडेंटिकल एंड मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि वहां पर सिंगल डिवीजन हो रहा है इन एम्ब्रियो because there is single division, two zygote will form and that two zygote will further form the two individuals,
ठीक है, नॉन आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विंस, आइडेंटिकल डायजाइगोटिक ट्विंस, नो दिस इज नॉट करेक्ट, ये तो टर्म ही अलग है डायजाइगोटिक ट्विंस। यहाँ पर 2 एग फ्यूज होते हैं विद द 2 इंडिविजुअल स्पर्म्स, ठीक है, यहाँ पर ये इवेंट नहीं है, यहाँ पर एक ही एम्ब्रियो 2 एम्ब्रियो में डिवाइड हो रहा है, तो टर्म विल बी गिवन टू दिस इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। A mountain bike rider crashed and damaged several thoracic nerves. Which function of the sympathetic nervous system would be affected by this damage? Dilation of pupils, decreasing peristalsis, relaxation of bladder, stimulation of stomach activity, increased heartbeat. एक माउंटेन बाइक राइडर है जिसका एक्सीडेंट, यू कैन से who met with an accident, जिसकी वजह से उसकी thoracic nerves जो है वो डैमेज हो गई हैं। Which functions of the sympathetic nervous system would be affected? तो इस एक्सीडेंट और इस इवेंट की वजह से CNS और SNS that is sympathetic nervous system कौन सा अफेक्ट होगा? Which function of the sympathetic nervous system would be affected? Sympathetic nervous system के कौन से functions अफेक्ट होंगे because of this accident और event? डायलेशन ऑफ प्यूपल्स, ठीक है, दैट इज जो प्यूपल्स होंगी वो डायलेट हो जाएंगी, डाइल्यूट हो जाएंगी, ठीक है, सो दैट टू विजुअलाइज द थिंग्स क्लियरली दिस इवेंट विल अकर। डिक्रीजिंग पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस बेसिकली रिलेटेड विद द डाइजेशन, ठीक है, सो हमें कुछ डाइजेस्ट नहीं करना है, तो दिस इवेंट इज नॉट रिजेंबल, ठीक है, ये इवेंट यहाँ पर होगा, मतलब पेरिस्टाल्सिस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डाइजेशन, तो डाइजेशन तो हमें करना नहीं है, तो पेरिस्टाल्सिस डिक्रीज हो जाएगा, पेरिस्टाल्सिस का कोई रोल नहीं होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ स्टमक एक्टिविटी, स्टमक एक्टिविटी हमें डाइजेशन का कोई वर्क नहीं करना है, कोई प्रोसेस नहीं करनी है, तो स्टिमुलेशन ऑफ स्टमक एक्टिविटी विल नॉट अकर, ठीक है। increased heartbeat, of course जब भी कोई emergency situation होती है heartbeat will increase, so the events which occur over here is dilation of pupils to visualize the things clearly, decreasing peristalsis because there is no digestion taking place over here, so peristalsis will decrease, increased heartbeat because it's an emergency, so the correct option is first, second and fifth, so the B option is correct, which says dilation of pupils will occur, decreasing peristalsis will occur and increased heartbeat will also occur, okay. We will be able to see all these 3 events during the emergency. Subjective question, Graves' disease an autoimmune disease that results in the overproduction of thyroid hormone. Graves' disease एक autoimmune disease होती है जिसमें overproduction हो जाता है thyroid hormone that is T3 and T4. This results in a form of hyperthyroidism, जिसकी वजह से hyperthyroidism होता है. The pathway controlling production of thyroid hormone involves the release of thyrotropin releasing hormone from the hypothalamus, which in turn stimulates the release of thyroid stimulating hormone from the anterior pituitary gland. Thyroid hormone involves the release of thyrotropin releasing hormone. Thyroid hormone TRH hormone को release करता है from the hypothalamus, which in turn, जो कि फिर in turn stimulate करता है the release of thyroid stimulating hormone. TRH stimulate करता है TSH हार्मोन को, ठीक है, फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी. हाइपरथायरॉयडिज्म में TRH स्टिमुलेट करता है TSH को फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी. TSH एक्ट्स ऑन द थायराइड टू रिलीज TR एंड T4. TSH फिर फर्दर एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पर टू रिलीज T3 एंड T4 दैट इज थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है. द पाथवे इज रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम थायराइड हार्मोन. देन नेगेटिव फीडबैक फॉर्म होता है टू स्टॉप और टू इनहिबिट द रिलीज ऑफ दीज हॉर्मोन्स. Negative feedback is a key regulatory mechanism for physiological function in living organisms, wherein negative feedback एक तरीके का regulatory mechanism होता है जो कि inhibit करता है the overproduction or the secretion of hormones, ठीक है.
wherein the response of output of a system to a stimulus is result in an action that decreases the strength of that stimulus. An example of negative feedback is the release of insulin in response to high blood glucose level. नेगेटिव फीडबैक का अगर हम एक एग्जांपल लें तो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से एक नेगेटिव फीडबैक जाता है टू रिलीज द इंसुलिन, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हुआ तो वही एक नेगेटिव फीडबैक गया टू द पैनक्रियास टू रिलीज इंसुलिन, कि आप इंसुलिन रिलीज कीजिए क्योंकि ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो गया है, तो इंसुलिन सिक्रीट होने लगता है और इंसुलिन फिर उस ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, तो ये एक नेगेटिव फीडबैक गया है, ठीक है. Insulin acts on muscle and liver cells and induces them to increase uptake of glucose, thereby decreasing blood glucose levels back to normal. और insulin blood glucose level को normal position पे, normal concentration पे लेकर आता है. Although a number of disorders may result in hyperthyroidism, Graves' disease is a common disease. Hyperthyroidism, that is the overproduction of thyroxine hormone, causes many disorders in which Graves' disease is one of them. ठीक है. मेजर सिम्टम्स इंक्लूड हैंड ट्रिमर्स, जिसके मेजर सिम्टम्स होते हैं हैंड ट्रिमर्स, वेट लॉस एंड एन enlarged thyroid. So the question arises over here is, what is the function of the thyroid hormone T3 and T4? Basically they are asking about the function of thyroid hormone, that is thyroxine hormone का function क्या होता है. Act to regulate the body's metabolic rate. Thyroxine हार्मोन बेसिक मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, ठीक है. एक्ट टू मेंटेन ब्लड प्रेशर बाय कॉजिंग द किडनी टू रिटेन फ्लूइड एंड बाय कंस्ट्रिक्टिंग ब्लड वेसल्स. नो, दिस इज नॉट ट्रू. स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ थायरॉक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन फ्रॉम द थायरॉइड ग्लैंड. T3 एंड T4 स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज थायरॉक्सिन. T3 एंड T4 बेसिकली थायरॉक्सिन, तो वो ही थायरॉक्सिन को कैसे स्टिमुलेट करेंगे? नहीं, T3 एंड T4 तो दे इटसेल्फ आर द थायराइड हार्मोन, दैट इज थायरॉक्सिन, तो वो खुद का ही सिक्रीशन स्टिमुलेट नहीं करते हैं, ठीक है. तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन का जो रिलीज होता है वो T3 T4 नहीं करते हैं, रिलीज होने के बाद T3 T4 आते हैं, ठीक है. तो इनका जो स्टिमुलेशन जो रिलीज होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं GnRH और FSH हार्मोन, ठीक है. दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं वो थायरॉक्सिन का रिलीज का स्टिमुलेट करते हैं, थायरॉक्सिन के रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है. सो T3 एंड T4 दे आर द थायरॉक्सिन, दैट इज द हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड, वो स्टिमुलेट नहीं करते हैं. Act as inhibitory hormone that prevent release of other hormones as a growth hormone. Inhibitory hormone that prevent T3 and T4 they won't act as inhibitory hormone. वो inhibitory hormone नहीं होता है that prevent release of other hormones such as growth hormone. वो growth hormone को inhibit नहीं करते हैं. This statement is also incorrect. So the correct function of thyroid hormone, that is T3 and T4, that is थायरॉक्सिन हार्मोन का जो करेक्ट फंक्शन होता है इज टू मेंटेन द BMR, दैट इज द बेसिक मेटाबॉलिक रेट, एंड दिस ऑप्शन resembles, A option resembles with the BMR or with the correct function of thyroxine. C option is not correct क्योंकि थायरॉक्सिन तो T3 T4 खुद हैं, वो खुद का ही स्टिमुलेशन नहीं, खुद का रिलीज नहीं करते हैं, उन्हें जो रिलीज करते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज A. In Graves' disease, the body produces an antibody called TSI, that is thyroid stimulating immunoglobulin, that mimics the action of TSH. Which of the below statement is correct? Graves' disease में body जो है antibody produce करती है जिसको हम TSI बोलते हैं, thyroid stimulating immunoglobulin, that mimics the action of TSH, जो TSH का ही function करते हैं, ठीक है. Which of the below statement is correct? इनमें से कौन सी statement correct है? TSI binds to many TSH at once, causing them to accumulate and prevent movement around the body. This is not correct. TSI binds to the TSH receptor. वो किस तरीके से mimic करते हैं TSH के function को? TSI TSH के receptor से जाके bind होती हैं and mimics the action of TSH on the thyroid gland. और इस तरीके से वो TSH gland का, TSH हार्मोन का जो function होता है उसे मिमिक करती हैं, वो उसकी TSH रिसेप्टर की साइट पर जाकर
बाइंड हो जाती है, दैट इज TSI, दैट इज एंटीबॉडी विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ग्रेव्स डिजीज. दिस एंटीबॉडी बाइंड्स विद द TSH रिसेप्टर, मतलब वो TSH रिसेप्टर से कौन बाइंड हो गया, TSI, एंड देन दे मिमिक्स द एक्शन ऑफ TSH. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. TSI, लेट्स सी द अदर ऑप्शन ऑल्सो. TSI binds with thyroxine and triiodothyronine to prevent them from entering the bloodstream, hence inducing hormone reuptake and breakdown of the thyroid gland. This is not true. It does not bind with the thyroxine. This is यहीं पे ही गलत है. TSI does not bind with the thyroxine. It binds with the TSH receptor. TSI binds to TRH receptor, not TRH receptor. TSI binds with the TSH receptor और इस तरीके से वो TSH का फंक्शन मिमिक करते हैं. So the correct option over here is B. What would the level of TSH in the body be compared to that of an individual with Graves' disease? What would the level of TSH? TSH का level क्या होगा in the body be compared, किसी body में जिसको हम compare कर रहे हैं to the individual without grave disease. एक तो individual है with grave disease and the other one is the individual without grave disease. With grave disease, suppose this is A and this is B, and without grave disease, without grave disease. Individual A is with grave disease and individual B is without grave disease. So the first option says lower as a result of lowered TRH levels. हम A पर्सन को B पर्सन से कंपेयर कर रहे हैं जिसे ग्रेव डिजीज नहीं है और A पर्सन को ग्रेव डिजीज है, तो यहाँ पर जो TSH का लेवल होगा वो लोअर होगा एज अ रिजल्ट ऑफ लोअर TRH लेवल, क्योंकि ग्रेव डिजीज का मतलब था हाई थायराइड हार्मोन, हाई TSH, हाई लेवल ऑफ TSH, मतलब ग्रेव्स डिजीज में TSH थायरॉक्सिन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो ग्रेव्स डिजीज में जो TSH का लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है. इसीलिए अगर हम इसी सिचुएशन को कंपेयर करें विद द पर्सन विच इज नॉट हैविंग और हु डज नॉट हैव ग्रेव डिजीज, तो यहाँ पर TSH का लेवल लो रहेगा क्योंकि उसे ग्रेव डिजीज नहीं है, वहाँ पे थायरॉक्सिन का लेवल मेंटेन रहेगा, लो रहेगा. द सेम एज TSH इज नॉट इन्वॉल्व. क्या दोनों में सेम रहेगा? नो, दोनों में TSH का लेवल सेम नहीं होगा. हायर एज अ रिजल्ट ऑफ लोअर TRH लेवल. ग्रेव विदाउट ग्रेव डिजीज में TSH का लेवल हायर होगा क्योंकि वहां पे TRH का लेवल लो है. नो, दिस इज नॉट ट्रू. TRH का लेवल हाई होता है, इसीलिए ही TSH का लेवल भी हाई हो जाता है. दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट ट्रू. हायर एज अ रिजल्ट ऑफ डिसेंसिटाइज्ड थायराइड ग्लैंड. हायर नहीं होगा, TSH का लेवल हाई ही नहीं होगा क्योंकि हाई होते ही वो ग्रेव डिसीज फॉर्म हो जाएगी. बट पर्सन विथ B और B पर्सन विच इज नॉट हैविंग और हु डज नॉट हैव ग्रेव डिजीज, तो यहाँ पर TSH का लेवल लो ही रहेगा. हर इवेंट में और हर सिचुएशन में TSH का लेवल वहाँ पर लो ही रहेगा क्योंकि अगर वो हाई हो गया तो फिर वो ग्रेव डिजीज फॉर्म होगी, वहाँ पर हमें ग्रेव डिजीज देखने को मिलेगी. तो अगर कोई पर्सन है जिसे ग्रेव डिजीज नहीं है तो मतलब डायरेक्टली उसका TSH लेवल लो है. सो द ऑप्शन ओवर हियर विच इज करेक्ट इज lower as a result of lower TRH level. Person which is not having or who does not have grave disease, there in his or her body TSH level low रहेगा because TRH level low होगा. grave disease TRH लेवल यहाँ पर लो रहेगा, इसलिए TSH लेवल भी लो रहेगा, जबकि ग्रेव डिजीज में दोनों ही हाई रहते हैं, इसीलिए ग्रेव डिजीज फॉर्म होती है और देखने को मिलती है. सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज A, दैट इज लोअर एज अ रिजल्ट ऑफ लोअर TRH levels.
So this is all about the IOQJS mock test. Thank you.